स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेटल्स के बारे में पढ़ाया था। आज के इस वीडियो में मैं नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। साथ में उसकी प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह से बताऊंगी कि आप लोग मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंशिएट करना सीख जाइएगा। वो आपको खुद से करना होगा, बट हर एक प्रॉपर्टी के साथ मैं उसके डिफरेंसेस को भी बताती जाऊंगी। और मैंने अपने नोट्स में डिफरेंस एग्जैक्टली लिखा नहीं है, ये आपको वीडियो देख के खुद लिख लेना होगा। और आज के इस वीडियो के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना है नोट्स इस चैप्टर का। तो वीडियो पार्ट 2 में मैंने कहा था कि मैं इस चैप्टर के नोट्स डालूंगी, तो आज के इस वीडियो के साथ मेरे इस चैप्टर के नोट्स भी डाले हुए हैं। चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक अबाउट नॉन मेटल्स। हम लोगों ने मेटल्स के बारे में पढ़ा, मेटल्स किसे कहते हैं, उसे कैसे पहचानते हैं, क्लियर। ये सारा कुछ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिस तरह से मेटल्स पॉजिटिव आयन से इजीली बनाते थे बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स फॉर्म निगेटिव आयन इजीली। अब निगेटिव आयन कैसे बनते हैं? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा कि मैं इसकी प्रॉपर्टी के साथ डिफरेंसेस भी बताती रहूंगी कि क्या मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंसेस है। जहां मेटल्स बनाते थे पॉजिटिव आयन, नॉन मेटल्स बना रहे हैं नेगेटिव आयन। वो इलेक्ट्रॉन लूज करते थे और ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्लियर? इट मीन्स जहां वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रो निगेटिव। तो इस तरह से अगर आप डिफरेंशिएट करके उसकी प्रॉपर्टी को कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाता है एंड डिफरेंशिएशन भी आप आसानी से कर सकते हो ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। फिर वही बात आ जाती है हमारे सामने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मींस एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए और आपको पता लगाना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्योंकि किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम की केमिकल रिएक्टिविटी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, इट मींस 4 to 8। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से 8 तक हो तो वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे नॉन मेटल्स कहलाएंगे। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आर्गन, बहुत सारे हैं। आप कितनों के नाम याद रखिएगा और कितनों के नाम यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, या तो आपको रखना ही है। क्लियर? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 4 to 8 आए तो वो सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग को ये पता चल गया कि नॉन मेटल्स किसे कहते हैं। ये वो एलिमेंट होते हैं जो इजीली नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या इनकी जो होती है वो 4 to 8 होती है ना। हम लोगों को कुछ स्पेशल चीज पढ़ने होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। मोस्ट अबंडेंट मेटल, नॉन मेटल, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल होता है ऑक्सीजन एंड द सेकंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है सिलिका। ये आप लोगों को याद करना होगा ना। वी कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जिस तरह से मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती थी, नॉन मेटल की भी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। मेटल्स क्या होते थे? मैलिएबल होते थे, डक्टाइल होते थे। नॉन मेटल्स में वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। उतने अलग अलग प्रॉपर्टी लिखने की जगह मैं एक साथ ही प्रॉपर्टी लिख रही हूँ। These are not clear। ये मैलिएबल भी नहीं होते हैं, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, ये सोनोरस भी नहीं होते हैं,
ये लस्टरस भी नहीं होते हैं। ये सारा टर्म मैंने मेटल में आप लोग को समझा दिया है। मैलिएबल इट मीन्स इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। डक्टाइल इट मीन्स इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। सोनोरस साउंड प्रोड्यूसिंग। लस्टरस हैविंग शाइनी सरफेस। ये सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती है। साथ में ये बैड कंडक्टर होते हैं, ना इनसे हीट गुजर सकता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इससे ना हीट गुजर सकता है, ना इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं। क्लियर। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लें, कार्बन। कार्बन इट मीन्स, यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कोल का। ठीक है, यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ वुड का, रबर का। दे ऑल आर मेड अप ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। ना ये नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स एक्चुअली हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पढ़ना है बेटा, बट मैं सिर्फ इसे समझाने के लिए यहाँ पे मटेरियल आपको बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को समझाने के लिए मैंने कोल, वुड एंड रबर को यूज किया है। नॉन मेटल में आपको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, आप याद रखिएगा। क्लियर। ये एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ मटेरियल का। क्लियर। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि आप लोग एग्जाम में नॉन मेटल का अगर 2 एग्जांपल पूछा जाए तो आप कोल, वुड, रबर आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आर्गन, ये सारा चीज ना। अगर मैलिएबिलिटी की बात की जाए, एक कोयला हम लोग ले लें और उसे पीटना शुरू करें हैमर से, हथौड़े से, क्या होगा? वो टूट जाएगा ना। इट मीन्स दीज आर ब्रिटल। ब्रिटल, ब्रिटल उसे कहते हैं जो आसानी से टूट जाए। एक मेटल हम लोग लेते हैं, इट मीन्स अगर यही मैंने सोडियम मेटल को लिया, यहीं पे मैंने कार्बन जिससे बना हुआ है, यानी कोल जिससे बना हुआ है, उसे लिया और हथौड़े से पीटा, इसे मैंने पीटा, क्या होगा? ये टूटेगा नहीं, ये पतला होना शुरू हो जाएगा, बट ये टूट जाएगा। तो जो आसानी से टूट जाता है उसे हम लोग ब्रिटल कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कोल, वुड, रबर का एग्जांपल लिया था। तो जहां मेटल्स मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, लस्टरस होते हैं। कोयला अगर हम लोग पीटे तो वो पत्थर में भी, इट मीन्स की थिन शीट में भी कन्वर्ट नहीं होगा, उससे वायर भी नहीं बना सकते हैं, उसमें आवाज भी नहीं होती है, उसमें चमक भी नहीं होती है। सोडियम में ये सारे चीज मौजूद होते हैं। ये डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मैंने ये एग्जांपल लिया था। साथ में जहाँ एक लोहा का तार लेके हम लोग स्विच एक प्लग में लगा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की करंट वहां से फ्लो हो जाएगी। बट अगर लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, उसे हम लोगों ने एक प्लग के अंदर डाल दिया, स्विच ऑन कर दिया, क्या करंट लगेगा? नहीं लगेगा। अगर हमने एक वुडन स्पैचुला ले लिया, एक लकड़ी का चम्मच ले लिया, उसे हम लोगों ने कढ़ाई में ऐसे ही डाल दिया, तो क्या इस तरह से, तो क्या इसके दूसरा इंक थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा? नहीं होगा। इट मीन्स नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा क्यों होता है? बैड कंडक्टर ये इलेक्ट्रिसिटी के क्यों होते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स में आपको ये पढ़ना, मैं थोड़ा सा बता दूं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां रहेगा वहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, जो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करते हैं ना। मेटल्स क्या करते थे? मेटल्स क्या करते थे? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे। जो मेटल्स होते थे वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते थे। तो चूंकि अगर ये मेटल का एटम है 5, इसने अपने पांचों ने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और फिर तब इनका इन अ सर्टेन कंडीशन, इन अ सर्टेन केस, जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये गुड कंडक्टर का काम करते हैं। बट नॉन मेटल्स, अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जैसा हमने पढ़ा, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज तो नहीं करते हैं, उल्टा ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू करते हैं। तो भाई जब ये
इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं करेगा तो करंट का फ्लो तो होगा नहीं। क्लियर? तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स and non-metals are bad conductor of electricity because they have no capacity to lose electron, उल्टा they gain electrons, उल्टा ये और गेन ही कर लेते हैं। क्लियर? तो ये सारे छोटे छोटे रीजंस होते हैं जो आपका जब क्वेश्चन ट्विस्टेड आता है ना, उसमें ये सारी बातें आप ध्यान दोगे तो आपका वो सारा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो पहले तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। These are brittle, ये ब्रिटल होते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं। जहां मेटल्स जनरली सॉलिड होते थे रूम टेम्परेचर पे, ये सॉलिड भी रहते हैं, ये लिक्विड भी रहते हैं और ये गैसियस स्टेट में भी रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर इनकी इतने सारे फिजिकल स्टेट्स में होते हैं। क्लियर? नाउ और क्या है, चूंकि ये नॉन मेटल है तो इनकी लो डेंसिटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू मेटल्स। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हो गए फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मेटल्स को मैं पहले बता चुकी हूँ और अभी मैंने क्लियर भी कर दिया है सारा कि आप कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा। अगर डिफरेंशिएशन आता है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हेन यू हैव टू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप यहाँ मेटल लिखोगे, आप यहाँ नॉन मेटल लिखोगे। पॉइंट 1, दीज आर मैलिएबल, दीज आर नॉट मैलिएबल, दीज आर डक्टाइल, दीज आर नॉट डक्टाइल एंड सो ऑन। इस तरह से इतने सारे डिफरेंसेस आप वहाँ पे ला सकते हैं। क्लियर? नाउ अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, जैसे कुछ एक्सेप्शनल केस या कोई स्पेशल केस है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मेटल में मैंने पढ़ाया था कि मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट हार्ड, वो एक्सेप्शनल केस था। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ एक्सेप्शनल केस है। लिक्विड मेटल मैंने बताया था मर्क्यूरी एंड लिक्विड नॉन मेटल होता है ब्रोमीन। क्लियर? ये आपको याद करना है। सेकेंड पॉइंट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हम लोग डेली यूज करते हैं, जो पेंसिल हम लोग यूज करते हैं, पेंसिल का जो लीड होता है वो हम लोग जो यूज करते हैं पेंसिल में, जो यहाँ उसकी लीड बनी हुई होती है वो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज नथिंग, इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये आपको इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ना है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है, कार्बन का डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स नेचर में पाया जाता है, उसे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। तो ग्रेफाइट भी वही है। क्लियर? और इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो अब जहां हमारा नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, वहां एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये एक्सेप्शनल केस हो गया। आयोडीन की जब बात की जाती है, जहां सारे नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं थे, वहीं आयोडीन लस्ट्रस होता है। यानी आयोडीन को जब देखा जाए तो वो उसमें चमक होती है। क्लियर? तो ये सारे एक्सेप्शनल केसेस है। ब्रोमीन स्पेशल केस है। डायमंड, जहां सारे के सारे नॉन मेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू मेटल की तुलना में वो हार्ड नहीं होते थे, वहीं डायमंड जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। एक तरह से इसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है अर्थ पर। ठीक है? तो ये डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है। क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीमली हार्ड होता है, दैट्स व्हाई इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो ये सारे स्पेशल केस हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जरूरी हैं। इसके ऊपर मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आप लोगों को पढ़ाया, साथ में ये भी बताया कि कैसे मेटल और नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।
तो उसके पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ा रही थी मैंने गलती से गुड की जगह बैड लिख दिया था। एक्चुअली मैंने बोला भी सही था और नोट्स में भी सही लिखे हुए थे, बट वो लिखने में बाय मिस्टेक गलती हो गई थी मुझसे ना। होना क्या चाहिए था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, मैंने ऐसे लिखा था कि नॉन मेटल्स आर, दीज आर नॉट बैड कंडक्टर, सॉरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली मुझे यहाँ गुड लिखना चाहिए था, बट वो मैंने बैड लिख दिया था। मेरे नोट्स में भी गुड ही लिखा हुआ है, डोंट वरी, बट वो बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया था ना। इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी लिखने में ना। हम लोग शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मैंने पहले भी कहा था केमिकल प्रॉपर्टीज की जहां भी बात आती है वहां केमिकल रिएक्शंस पढ़ने होते हैं। तो इसमें भी नॉन मेटल्स किस किस एलिमेंट के साथ या कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है वो मैं बताऊंगी, और किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। नाउ नंबर 1 इज reaction with oxygen. It is simply combination reaction. बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो मैंने लास्ट वीडियो में मेटल के साथ आप लोगों को बताया था। इट मीन्स नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सिंपली कंबाइन करके बनाते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सो ऑन। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल हियर? मेटल जो भी ऑक्साइड्स बनाते थे अपने आफ्टर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, वो मैं इधर मेटल के बारे में लिखूंगी, ठीक है। वो क्या करते थे, वो आइदर बेसिक ऑक्साइड बनाते थे या वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते थे, या वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते थे। क्लियर, आप लोगों ने तो पढ़ लिया है ये। बट नॉन मेटल कैसा ऑक्साइड बनाता है? ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता है या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। तो आप यहाँ पर ये डिफरेंसेस लिख सकते हैं कि मेटल्स फॉर्म बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बट नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। नाउ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन कार्बन जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम लोगों ने एसिडिक इसलिए कहा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर दिया जाता है वाटर में तो वो बनाता है कार्बोनिक एसिड। वो कार्बोनिक एसिड यानी एसिड बनाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। दूसरा ही मैंने एग्जांपल लिया है कार्बन के ऑक्साइड का, बट हेयर इट इज न्यूट्रल। इट मीन्स पानी में जब कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड किया जाता है तो ना ये एसिडिक नेचर को शो करता है ना ये बेसिक नेचर को शो करता है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर फॉर यू ऑल। नाउ पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन विद एसिड एंड वाटर। अब देखिए एक्चुअली मेटल के केस में क्या होता था। मेटल के केस में ये होता था कि जब मेटल रिएक्शन करता था किसी एसिड के साथ या वाटर के साथ तो उसके हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देता था और उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद वो ऐड हो जाता था और हाइड्रोजन को एज ए गैस वो रिलीज कर देता था। क्लियर, ठीक है। वही सारे मेटल्स होते थे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हुआ करते थे। क्लियर, क्या ये कैसे होता था? चूंकि मेटल, मैं एक फिर से यहाँ पे आयनाइजेशन आपका ला रही हूँ जो आपके 9th क्लास का टॉपिक है और आपको पढ़ लिया, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा या आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो बनाते हैं पॉजिटिव आयन और इनका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया। क्लियर, मैं थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ, आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं आएंगे बट समझने के लिए। हाइड्रोजन क्लोराइड चूंकि या हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है चूंकि आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनाइज हो जाता है। ये हाइड्रोजन अलग, क्लोराइड अलग। ये क्लोराइड यानी पॉजिटिव और निगेटिव आयन तो आपस में मिलके बना दिया
मेटल क्लोराइड। क्लियर? अब जो ये इलेक्ट्रॉन बचा इसको एक्सेप्ट कर लिया ये हाइड्रोजन, एंड ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन गैस में। जो नॉन मेटल चूंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन गैस में, और इसलिए रिएक्शन होता है। बट नॉन मेटल की जब हम लोग बात करते हैं तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करता ही नहीं है, ये तो उल्टा गेन कर लेता है। इट गेन इलेक्ट्रॉन, नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा तो इस हाइड्रोजन को कैसे वो रिड्यूस करेगा? इट मींस देखो बेटा, रिएक्शन कभी भी होता है तो इसमें जो नए चीज बनते हैं वो स्टेबल रहते हैं, तभी वो रिएक्शन होगा। किसी भी रिएक्शन में, ये आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके, चैप्टर 2 में रिएक्शंस पढ़ चुके, पहले कभी 7 और 8 क्लासेस में आपने रिएक्शंस पढ़े होंगे, कभी भी आपने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देखा होगा कि AB+C, क्लियर, ये बना दिया A आयन एंड BC। ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि एक आयन स्टेबल नहीं होता है, आयन किसी के साथ जुटकर ही स्टेबल होता है। क्लियर? तो कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? टू गेन इट्स स्टेबिलिटी। यहाँ पे आयन अकेला नहीं घूम रहा है, ये किसी न किसी कंपाउंड में ही रहेगा ये आयन, या फिर ये किसी के साथ मिलकर तुरंत क्विकली ये आयन बना दे। ठीक है ना? जब ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर ही नहीं सकता है तो जो हाइड्रोजन आयन निकलेगा इस रिएक्शन में उसे इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? और यही वजह है कि एसिड एंड वाटर के साथ नॉन मेटल कोई रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाई नॉन मेटल not react with acid and water? Because they have no capability or capacity to lose electron, ठीक है, and to reduce hydrogen ion. That's why they cannot react with acid and water. तो यहाँ आपको कोई रिएक्शन नहीं पढ़ना है। बिल्कुल अच्छा, चलिए एक रिएक्शन को याद करने से आप लोग बच गए, बट यहाँ पे डिफरेंसेस हमारा आ गया। जहां मेटल एसिड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता था, वही डिफरेंस क्या है? नॉन मेटल्स नहीं रिएक्ट करते हैं एसिड एंड वाटर के साथ, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी वो रिलीज नहीं करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ आप लोगों का। नाउ पॉइंट नंबर 3, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। बिल्कुल 100% मेटल की तरह आप यहाँ याद रख लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यदि आपने मेरा चैप्टर 1 वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सारे के सारे मेटल के रिएक्शन शो करवाए गए थे, मेटल विथ मेटल सॉल्ट रिएक्शन शो करवाए गए थे। सिर्फ एक ही रिएक्शन शो करवाया गया था नॉन मेटालिक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और सेम वही रिएक्शन हमारा यहाँ है। क्लियर? क्योंकि क्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से, तो ये डिस्प्लेस कर देता है ब्रोमीन को, उसका जगह खुद ले लेता है। क्लियर? और इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये सिर्फ ओनली वन रिएक्शन है जो पूरे बुक में आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर नॉन मेटल्स पढ़ना है। अब आप देख रहे होंगे कैसे ग्रेजुअली हमारा केमिकल इक्वेशंस आसान हो रहा है। आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया, बहुत अच्छा, चैप्टर 2 भी पढ़ लिया, बहुत अच्छा, चैप्टर 3 उन दोनों से रिलेटेड है। क्लियर? नाउ रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विथ क्लोरीन। मेटल भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता था और सिंपली यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता था। बिल्कुल यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो रहा है, यहाँ पे कोई डिफरेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है। जैसा मेटल करता था वैसा ही नॉन मेटल कर रहा है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है,
बिल्कुल सही, सब कुछ वही है। अंतर कहाँ है? अंतर ये है कि जहां मेटल आयोनिक क्लोराइड बनाता था, आयोनिक बॉन्ड बनाता था क्लोरीन के साथ, यहाँ नन मेटल कोवैलेंट क्लोराइड बना रहा है। अब ये आयोनिक और कोवैलेंट क्या है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है तो इसी वीडियो सीरीज में, इट मीन्स जो मेरा 4th वीडियो आएगा इस चैप्टर का, आई थिंक 3rd या 4th जो भी रहे, इसी चैप्टर में इट मीन्स आपको बॉन्डिंग के बारे में मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो उस समय आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो डोंट वरी, सिर्फ अभी इस वीडियो के लिए आप याद रखिए कि नॉन मेटल कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं और मेटल आयोनिक क्लोराइड बनाता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये भी एक डिफरेंस आ गया ना। लास्ट रिएक्शन जो है हमारा नॉन मेटल का, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। यहाँ पर नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है। 100% सेम अगर आपने मेटल वाला वीडियो मेरा देखा है तो यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया, सेम वही रिएक्शन आ गया। सेम जैसे मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अपने हाइड्राइड को बनाता था, यहाँ नॉन मेटल भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अपना हाइड्राइड बना रहा है। फिर यहाँ वही अंतर आ गया। क्लियर? और ये अंतर क्या है कि जहां मेटल बनाता था आयोनिक हाइड्राइड, वहां नॉन मेटल बना रहा है कोवैलेंट हाइड्राइड। तो ये डिफरेंस है। तो इस तरह से आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, यदि एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आप इन सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स मेरा कंप्लीट होता है और आज का भी वीडियो का एंड यहीं पर हो रहा है हमारा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड ये भी पढ़ा कि कैसे हम लोग मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? सारे रिएक्शंस बहुत ही अब आप लोगों को आसान लग रहे होंगे क्योंकि ये सारे रिएक्शंस पूरे चैप्टर में बार बार रिपीटेड फॉर्म में आ रहे हैं। इसके बाद है यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम सभी उसका यूजेस जानते हैं, हाँ, बट मेरे नोट्स में उसके यूजेस लिखे हुए हैं। अब जैसे मेटल्स के क्या यूजेस हो सकते हैं? मेटल्स के यूज हो सकते हैं यूटेंसिल्स बनाने में, वॉयर बनाने में, बहुत सारे सामान मेटल से बनते हैं। मर्क्यूरी जो कि लिक्विड मेटल है, उसका इस्तेमाल थर्मोमीटर में होता है। क्लियर? नॉन मेटल का इस्तेमाल जैसे क्लोरीन है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, एसिड बेसिस सॉल्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ऑक्सीजन का क्या काम है, क्लोरीन का क्या काम है, मर्क्यूरी का क्या काम होता है, ये सारे यूजेस है। उसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, एज इट इज वो आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसमें कोई विशेष कोई खास तरह की बात उसके यूजेस में नहीं है, बट मेरे नोट्स में है। तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिकॉल करा दूं कि मेरे इस वीडियो के साथ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के पूरे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। आप लोग उसे फाइंड आउट कर लीजिएगा, नोट्स को अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा और मेरे वीडियोस को देख के हर एक पॉइंट को समझिएगा। बेटा बोर्ड एग्जाम्स में आप साइंस के चैप्टर में या साइंस का जितना भी टॉपिक है, आप उसमें कोई शॉर्टकट मेथड नहीं अपना सकते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस मैं जितना भी पढ़ाऊंगी उसके बीच में से कहीं ना कहीं से ही आएंगे, इसलिए मेरी हर एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट रहे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।